हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी अगर आप 2024 में इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के एग्जाम के लिए 12th हिस्ट्री का चैप्टर 5 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम क्या है? यात्रियों के नजरिए। तो हम लोग यात्रियों के नजरिए से जो है हम पूरे भारत के विवरण को देखने वाले हैं, और आपको बता दें कि इसमें जितने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है उसमें कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा मिलकर तैयार किया गया है, और इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर को अगर आप कवर नहीं किए हैं तो चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक से 4 तक के आप चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करके साथ में उसका नोट्स भी तैयार कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम कम समय में ज्यादा बेहतर रिजल्ट करें या बहुत अच्छा नंबर मार्क्स लाना चाहते हैं, रैंक अच्छा करना चाहते हैं, तो आप सभी चैप्टर वाइज का आप लोग नोट बना लें, क्योंकि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही इंक्लूड किया गया है। सिर्फ सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव का भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं बनाए नोट तो आज ही से आप नोट बनाना शुरू कर दें। जाइए चैनल विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर वहां आपको नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएंगे, वहां से भी जाकर के आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटा सा, कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है, जैसे देख पाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहलाता है कि भारत आने वाले 4 विदेशी यात्रियों एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम लिखें। तो मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए, भारत आने वाले 4 जो मतलब क्या है, 4 यात्रियों एवं उनके यात्रा वृत्तांत का नाम आपको बताना है। तो देखिए, भारत आने वाले 4 विदेशी यात्री कौन कौन थे? पहला कौन थे? अल्बेरूनी थे, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर और मैगस्थनीज। राइट, तो देखिए हम लोग बात करते हैं अल्बेरूनी। तो अल्बेरूनी का किताब कौन सा था इसका, यानी यात्रा वृत्तांत? ये किताबुल हिंद था। ये भी आप लोगों को पता, किताबुल हिंद है उसका। दूसरा इसका इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता का क्या है? रिहाला है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, किसका यात्रा वृत्तांत है? ये होगा फ्रांसिस बर्नियर का। राइट, चलिए हम लोग देखेंगे मैगस्थनीज का। तो मैगस्थनीज का आप लोगों को पता है कि इंडिका किसका है? मैगस्थनीज का, हम लोग पढ़ रखे हैं। और इन सभी का आप लोगों को जो है पुस्तक और राइटर का नाम आपको याद रखना है, तब जो आपका यानी मतलब आप यानी 100 में 100 यानी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू और सब्जेक्टिव में इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, अल्बेरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अगर हम अल्बेरूनी पर अगर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, लिखने के लिए कहेंगे, सवाल आपका आएगा कि अल्बेरूनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या अल्बेरूनी के जीवनी पर एक टिप्पणी लिखे। तो आप क्या लिखेंगे कि अल्बेरूनी के बारे में आपको बताना है कि अल्बेरूनी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी है। ठीक है, अल्बेरूनी का जन्म कहां था? आधुनिक यानी उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। कहां पे हुआ था? यानी आधुनिक अभी जो कहां पे वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में हुआ था। अल्बेरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था, यानी अल्बेरूनी कई भाषाओं का ज्ञाता था। और आप लोगों को पता होगा, जो भी अगर जो यात्रा करता है, ठीक है, जो भ्रमण करता है अलग अलग कंट्री का, उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। तभी जो आप यानी अच्छे से उन कंट्री में, अगर आप जिस कंट्री में भी जाते हैं, अगर उसका वहां का लोकल लैंग्वेज अगर आप पता नहीं होगा तो आप जो है अच्छे से किसी का भी जो है वर्णन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा क्या, यानी कई भाषाओं का ज्ञानी थे। कौन? अल्बेरूनी। ठीक है, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल थे। अल्बेरूनी मोहम्मद गजनी के अभियानों के दौरान भारत आया था। किसके साथ आया था? अल्बेरूनी। आपसे सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अल्बेरूनी किसके साथ भारत आए थे, तो मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, और उसके दौरान भारत आया था। आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किताबुल हिंद में जो है किया है। कौन? अल्बेरूनी। कौन सा इसमें किताब में किया? किताबुल हिंद में जो पूरा विवरण दिया है किसके बारे में? अपना भारत के बारे में। तो हम लोग देखेंगे आगे भी इससे रिलेटेड पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इसको समझेंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इब्न बतूता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे आ गया है कि इब्न बतूता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला आपके देखिए, हम लोग देखते क्या है कि इब्न बतूता अरबी यात्री था। कैसा यात्री था ये? इब्न बतूता अरबी यात्री था, विद्वान तथा लेखक था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। ठीक है, क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इनका जन्म अफ्रीका महादेश में हुआ था। कहां पे हुआ था? अफ्रीका महादेश के कहां पे? मोरक्को देश के तो मतलब तंजीर नामक स्थान पर हुआ था। किसका हम बता रहे? इब्न बतूता का। राइट, आप लोग नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट को। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था। कौन था? मुसलमान यात्रियों में सबसे महान जो था कौन था? यानी इब्न बतूता था। ठीक है, चलिए, उसने इराक, मक्का, सीरिया, यमन, ओमान आदि की यात्रा की। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आए। कहां पर? ये कहां का घुमा? मक्का घुमा, सीरिया, यमन,
ओमान आदि जगह, हर जगह भ्रमण किया। उसके बाद यात्रा के वह दिल्ली के सुल्तान किससे मिलने आया था? मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के लिए दिल्ली आए और मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को ज्ञान के अत्यंत प्रभावित हुए और उससे उसका ज्ञान से वो अत्यंत काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने राज्य में काजी यानी न्यायाधीश का पद दिया और प्रदान किया। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम रिहाला था। किसका? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रिहाला था। इन रिहाला पुस्तक में इन सारे चीजों के बारे में जो है इब्न बतूता लिखा था। किसका? यानी इसका योग्यता को देख करके इब्न बतूता का जो है इसने इब्न बतूता को देख करके कौन? मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको अपने दरबार में किसमें यानी काजी यानी जिसको क्या न्यायाधीश का पद जो है दिला था और न्यायाधीश का पद में जिसको नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम देखते हैं कितने सारे बच्चे आप लोगों को पता है, राइट? जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? फ्रांसिस बर्नियर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए फ्रांसिस बर्नियर जो थे कहां के? फ्रांस के ही थे। तो ये फ्रांसिस बर्नियर का जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और यह एक दार्शनिक इतिहासकार था। ये क्या था? एक आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि फ्रांसिस बर्नियर जो थे कैसे इतिहासकार थे? तो ये दार्शनिक इतिहासकार थे और राजनीतिक एवं चिकित्सक थे। ये क्या थे? राजनीतिक एवं चिकित्सक थे और अवसरों की तलाश में ये भारत आए थे और उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। कि उस टाइम क्या था? जब ये भारत आए थे तो उस टाइम क्या किसका शासन था? मुगलों का शासन था। ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और ये देखिए यहाँ मुगलों का शासन था और भारत में वह 1656 ईस्वी में 1668 ईस्वी तक रहे। कब? यानी 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक रहेगा क्योंकि रहे थे। और बर्नियर ने सारी देश का भ्रमण किया और इस दौरे में उन्होंने अपनी एक पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा था। आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा फ्रांसिस बर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है तो ट्रेवल्स इन द मुगल जो है मतलब मुगल एम्पायर किसका है? ये बुक जो है फ्रांसिस बर्नियर का है। सभी राइटर का आपको यानी पुस्तक का नाम याद रखना है और ये जो है आपके लिए बहुत ही अहम वीवीआई क्वेश्चन है। इनसे एक भी क्वेश्चन जो आपको यानी बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए जो अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग नोट भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे अल्बेरुनी द्वारा यानी बताई गई महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। देखिए अल्बेरुनी द्वारा जो बताया गया है महिलाओं की स्थिति को कहां पर? अपना भारत के महिलाओं की स्थिति अल्बेरुनी जो बताए हैं उन चीजों को आपको नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कह रहा था कि अल्बेरुनी ने किताबुल हिंद में तत्काल भारत की महिलाओं की यानी दशा का विशद वर्णन किया है। यानी यहाँ के इस महिलाओं की स्थिति के बारे में पूरा वर्णन किया। कौन? यानी अल्बेरुनी। किस पुस्तक में लिखा है ये अल्बेरुनी जो किताबुल हिंद में जो है ये पुस्तक में पूरी विवरण दिया है। ठीक है, इसमें उसके अनुसार हिंदू लड़कियां की शादी अल्प आयु में यानी कम उम्र में जो है हिंदू लड़कियां की शादी हो जाती थी। तलाक की प्रथा नहीं था। क्या नहीं था? तलाक की प्रथा नहीं था। ठीक है, किसमें? हिंदू में उस टाइम तलाक की प्रथा नहीं था, जबकि सती प्रथा का प्रचलन था। यानी सती प्रथा आप समझ रहे हैं, जब अगर किसी का पति अगर किसी कारण से ऐसे मर जाए तो उसको जो है कितना पति के साथ साथ पत्नी को भी जो है जला दिया जाता था। ठीक है, चाहे वो बाल मतलब कितना भी छोटा हो या आपका शादी का एक दिन क्यों ना हुआ हो। आज अगर शादी हो जाता है 1 घंटा के बाद अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपको भी जो है आपका उसका मतलब उसके पत्नी को जो है उसका पति के साथ क्या किया जाता था? क्या मतलब सती कर दिया जाता था। ठीक है, जबरदस्ती। ठीक है, चलिए तो ये जो है मतलब सती का प्रचलन था। उस टाइम पुरुष एक से 4 पत्नियां रखते थे। कितना? 1 से 4 पत्नियां रखते थे उस टाइम। ठीक है, 4 शादी करते थे। अभी तो एक शादी कर रहे हैं और यही एक शादी में तो एकदम ऐसे हिल जाता है कि वो खिला ही नहीं सकता, तो क्या करेंगे? उस टाइम लोग 4 शादियां करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर यानी हमको जो प्रमोट कर रहा है शादी करने के लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, ये मजाक कर रहे हैं ऐसी जो क्योंकि लिखा हुआ है जो वही बता रहा है आपको हम। ठीक है, देवदासी तथा वेश्यावृत्ति की प्रथा भी प्रचलित थी। कहां पे? हाँ, उस टाइम वहां मतलब अल्बेरुनी ने बताया, किसमें? किताबुल हिंद में बताया था। उस टाइम भारत में 1656 के ईस्वी के आसपास में ये जो भी यानी घटना मतलब जिस तरह की स्थिति थी वहां का, वो उन सभी चीजों का जो है वर्णन किया है। किसने? अल्बेरुनी ने। ठीक है, अल्बेरुनी ने बताया। कौन सा पुस्तक में? किताबुल हिंद पुस्तक में लिखा है। ठीक है, देवदासी प्रथा की प्रचलित थी। कुल मिलाकर अल्बेरुनी का विवरण समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का सूचक है। यानी अगर देखा जाए अल्बेरुनी के अगर अनुसार देखा जाए तो वहां के महिलाओं का स्थिति जो है बहुत ही यानी दैन्य था, बहुत ही खराब था। किसके अनुसार? ये अल्बेरुनी के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी आपको जो बताया हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। किताबुल हिंद किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। जो अभी बता रहे थे आपको किताबुल हिंद किसका है? अल्बेरुनी के बारे में बता रहे थे ना, तो उसके पुस्तक में हम लोग देखेंगे इसका क्या आखिर इसका विवरण दिया है। इसमें अल्बेरुनी द्वारा अपनी कृतियों में जिस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है उसका स्पष्ट कीजिए। मेरे डियर स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। ये सवाल अगर ना पूछे उसकी जगह में क्या लिख सकता है आपको? अल्बेरुनी द्वारा अपनी कृतियां में जिस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया उसका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछता है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। हाँ, इसका आंसर देखिएगा किताबुल हिंद।
अल्बेरुनी द्वारा रचिता पुस्तक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, समझे। यह क्या है, मौलिक रूप से अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया अल्बेरुनी द्वारा यानी किताबुल हिंद, तो ये जो है अरबी, ये किस में लिखा गया, अरबी भाषा में लिखा गया है तथा बाद में ये विश्व के कई प्रमुख भाषाओं में अनुवादित हुआ था। ये बाद में धीरे धीरे कई भाषाओं में जो है ट्रांसलेट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें यह एक विस्तृत ग्रंथ है, एक विस्तृत ग्रंथ है यानी बहुत बड़ा, जो धर्म और दर्शन त्योहारों, देखिए किस चीज को नोट किया गया, धर्म के बारे में, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथा, सामाजिक जीवन और भारतौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर ये जो है सभी को जो है इसमें यानी मेंशन किया है। कहां पे, यानी अल-बिरूनी के इन पुस्तक यानी किताबुल हिंद में इन सभी चीजों का जो है वो वर्णन किया है। कहां के, उस टाइम के यानी 1656 ईस्वी की सदावत की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो थे यानी सभी का जो है जितने सारे यानी विधियां था, रीति रिवाज था, सामाजिक स्थिति था, माप तौल, मापन विधियां जो भी थे, उन सभी चीजों को जो इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सब पानी पी लेता हूं। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है, इस सभी चीजों को जो है इंक्लूड किया है, यानी किसके द्वारा, अल-बिरूनी द्वारा। किस पुस्तक में, किताबुल हिंद में, ये ठीक है। तो किताबुल हिंद में जो इन सभी चीजों को जो है ये इंक्लूड किया था, ओके। प्रथा, सामाजिक जीवन, मापतौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में ये जो है विभाजित किया था। कितने अध्यायों में, 80 अध्यायों में जो इसको विभाजित किया था। भाषा की दृष्टि से लेखक ने इस सरल स्पष्ट बनाने का प्रयास किया है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये आप लोग फिर से नोट कर लीजिएगा, किस चीज का यहाँ इसका बुक में जो किसका यानी वर्णन है, दर्शन का है, धर्म का है, त्योहारों का, खगोल विज्ञान का, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विधि, इन सभी चीजों को जो है किया और इस आधार पर 80 अध्यायों में जो है विभाजित किया गया। कितने अध्यायों में, 80 अध्यायों में, यानी 80 अध्यायों में इसको विभाजित किया गया है। इस दृष्टि से लेखक ने इसे सरल व स्पष्ट बनाने का प्रयास किया है। किसके द्वारा, अल-बिरूनी के द्वारा, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग, हाँ इसमें देखिएगा, अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में सामान्यतः, हालांकि हमेशा नहीं एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया। वो विशिष्ट शैली क्या है, वह प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न से प्रारंभ करता था, यानी एक प्रश्न यानी क्वेश्चन से यानी प्रारंभ करता था, ठीक है। वह प्रत्येक अध्याय में क्या है, प्रश्न से यानी क्वेश्चन से आरंभ करता था। उसके बाद वह संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन करते थे, साथ में उसका, और अंत में अन्य सांस्कृतिक के साथ एक दूसरे से क्या करते थे, तुलना करते थे, ठीक है। कौन, अल-बिरूनी, ठीक है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि अल-बिरूनी का गणित और मतलब क्या, गणित की ओर झुकाव था। इसी कारण ही उसकी पुस्तक जो लगभग एक ज्यामितीय संरचना है और बहुत ही स्पष्ट बन पड़ी है, ठीक है। ये जो है उसका यानी इसलिए कहा जाता है अल-बिरूनी का गणितिक, मतलब अल-बिरूनी का गणित की मतलब क्या है, गणित की ओर सुझाव था, मतलब झुकाव था। इसी कारण ही उसकी पुस्तक जो लगभग एक ज्यामितीय संरचना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा के कौन कौन से तत्व बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए सती प्रथा के कौन से तत्व जो है बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचता है, यानी फ्रांसिस बर्नियर जो है उसका जो है कौन सा यानी सती प्रथा जो था उन प्रथा के द्वारा यानी बर्नियर को अपनी ओर जो है खींचता। आखिर किन किन पॉइंट है उसका, पहला पॉइंट इसका क्या है, सती प्रथा के निम्नलिखित तत्वों में बर्नियर का ध्यान जगया। जो देखिएगा नोट करने वाले आपको सती बता दिए कि अगर आपके मतलब उस टाइम जो है शादी हो जाते थे, अगर उसका पति अगर क्या डेथ हो जाते थे या मृत्यु हो जाती थी, तो पति के साथ साथ यानी पत्नियों को भी जो है जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, ठीक है। तो इसी को जो है सती कहा जाता है। यह एक क्रूर प्रथा था जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था, यानी जला दिया जाता था, यानी अग्नि के भेंट उसको दे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है कि विधवा अपनी इच्छा से सती नहीं होता था, विधवा अपने इच्छा से सती नहीं होता था, जबरदस्ती उसको जो है सती बनाया जाता था, ठीक है। किसको, विधवा को जबरदस्ती, बल्कि उन्हें सती होने के लिए विवश किया जाता था। क्या किया जाता था, उसको विवश किया जाता था। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में सहानुभूति नहीं था। अगर मान लीजिए अगर आप अगर एक चीज बता देते हैं हम, अगर बचपन में ही उसका अगर कॉल होता था, यानी बता देते थे एक मम्मी और मतलब उन लोग आपस में अगर बता देते कि हाँ इन दोनों का सिर्फ क्या है, रिश्ता को सिर्फ क्या है, यानी एक तौर पर उसको कहा जाए तो मतलब एक छेका नहीं होता, एक करके अगर रख दिया जाता था, और उस टाइम में भी अगर उसका पति अगर डेथ हो जाता था तो उसको भी, वो बच्ची को भी जो उसके साथ यानी सती में डाल दिया जाता था। अब बताइए इस किस तरह का यानी क्रूर प्रथा था, बहुत ही खतरनाक था। लेकिन ये धीरे धीरे जब लोग जानकार हुए और
पढ़ने लगे, सब इन चीजों के बारे में अच्छे से जानने लगे, तब जो है इन प्रथाओं पर रोक लगाया गया। ठीक है, सती होने वाली स्त्री को चीख चीख कर पुकारते थे। ये क्या करते थे? चीख चीख कर पुकारते थे, और किसी का दिल नहीं पिघल पाता था। जब उसको जिंदा अगर किसी इंसान को जलाया जाएगा तो उसका क्या मतलब कितना वो चीखता होगा, ये आप खुद समझ रहे होंगे। तो उस टाइम जो सती होने वाली स्त्री को चीख चीख कर मतलब पुकार भी किसी का दिल नहीं पिघल पाती थी, ये सती प्रथा था। ये चौथा पॉइंट। उसके बाद पांचवा पॉइंट बता रहे, इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। क्या लेती थी इसमें? ब्राह्मण और जो है मतलब बड़ी घर की महिलाएं जो है इसमें हिस्सा लेते थे। किसमें? सती प्रथा में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत में अपनी यात्रियों का वृत्तांत लिखे थे, उनकी तुलना कीजिए, अंतर बताइए। देखिए, हम आपको यहां बताने का प्रयास करेंगे सिंपल भाषा में, आपको हम बता दें अगर आपको समझ में नहीं आएगा। इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत में अपने यात्रियों का विवरण लिखे, उनका तुलना करना आपको एक दूसरे से। ठीक है, तो हम पहले इब्न बतूता के अगर बारे में बताएं तो इब्न बतूता जो है अपने भारत के बारे में बहुत अच्छे लिखे हैं। यहाँ के तारीफी मतलब जो यहाँ का जो रियलिटी है, उन चीजों को दिखाने का प्रयास किए। लेकिन यहाँ जो है वो जो है क्या, यानी जस्ट उसका विपरीत में लिखा है। कौन? यानी हाँ, बर्नियर, फ्रांसिस बर्नियर, जो जस्ट उसका विपरीत में लिखा है यहाँ के खराब हालात को, और यहाँ के मतलब क्या बोले इसको कहा जाए सिंपल, जो यानी कमजोरियां थी यहाँ की, उन सभी चीजों को जो है वो इंक्लूड किया। कौन? यानी फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, इसको जो है अपना यानी हम लोग को पीछे माना है। किसके अनुसार? ये फ्रांसिस बर्नियर बताया अपने पुस्तक में। चलिए, तो देखिए इब्न बतूता ने तथा बर्नियर ने भारत में अपनी यात्राओं का वृत्तांत विभिन्न दृष्टिकोण से लिखा है। इब्न बतूता बहुत तरह से जो है अपने भारत के जो यात्रा वृत्तांत वो बहुत अच्छे से लिखे हैं। इब्न बतूता ने अपनी भारत की विभिन्न सामाजिक, देखिए बताएं आपको, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, आस्थाओं, पूजा स्थलों तथा राजनीतिक गतिविधियों के बारे में लिखा है। ठीक है, कौन? इब्न बतूता। उसे जो मतलब कुछ विचित्र लगता था, यानी जो कुछ भी उसको विचित्र लगता था, उसका वह विशेष रूप से वर्णन करता था। कौन? यानी इब्न बतूता। ठीक है, और उसका हाँ करता था। उदाहरण के लिए उसने नारियल और पानी का बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। कौन? इब्न बतूता। उसने मतलब भारत की शहरी संस्कृति तथा बाजारों की चहल पहल पर भी प्रकाश डाला है। ठीक है, जो जो चीज अच्छाई दिखा, उन सभी चीजों पर जो है ये प्रकाश डाला है। कौन? इब्न बतूता। यहाँ के चीजों के बारे में एक एक चीज को जो है बहुत अच्छे से वो अध्ययन किए, और सभी के बारे में एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इब्न बतूता लिखने की दृष्टि से इब्न बतूता के लिखने का दृष्टिकोण भी आलोचनात्मक था। ठीक है, इसके विपरीत फ्रांसिस बर्नियर ने भारतीय समाज की त्रुटियां को लिखा, जो गलतियां था, जो त्रुटियां था, यहाँ के कमियां था, उन चीजों को जो है लिखने का काम किया। कौन? फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, और वो जो है क्या किया, यानी अपने पुस्तक में लिखे त्रुटियां जो उजागर करने की पर जोर दिया। वो जो है जितने सारे त्रुटियां था, कमजोरियां था, उन चीजों को जो है उजागर कर रहा था। कौन? ये फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, और वह भारत की प्रत्येक स्थिति की तुलना में यूरोप, मतलब ये प्रत्येक स्थिति की तुलना यूरोप और विशेषकर फ्रांस की स्थितियों को से करता था। किससे? यूरोप और फ्रांस के से तुलना करता था भारत की स्थिति से, और बताता था कि भारत जो है बहुत पीछे है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए, उसने यही दिखाने का प्रयास किया कि विकास की दृष्टि से भारत यूरोप की तुलना में बहुत क्या है, पीछा है। इन चीजों के बारे में जो है ये अपने पुस्तक में लिखे। कौन? फ्रांसिस बर्नियर। और इब्न बतूता जो है यहाँ के अच्छाई को लिखा, और वहां के एक एक चीजों को जो है, सामाजिक चीजों को, ठीक है, उसके बाद राजनीतिक, पुरातात्विक गतिविधि, इन सभी चीजों को जो है लिखे। कौन? इब्न बतूता। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपका भी क्लियर पूरा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवरण यानी विवेचना करना है। देखिए, इब्न बतूता द्वारा जो दास प्रथा था, उन दास प्रथाओं के बारे में लिखते हैं। देखिए, दास किसे कहा जाता है, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझना आपको। दास यानी दस यानी अपने आप को यानी दूसरों के सेवा में सेवाओं करने में यानी झोंक दे, उसी को क्या कहा जाता है? दास कहा जाता था। यानी दूसरे लोगों का क्या, यानी सेवा करता, यानी उसके कार्यों में लगे रहते, उन चीजों के यानी पूरा हर तरह के काम करना, क्या यानी दास को कहा जाता था। ठीक है, यानी पूरा अपना मतलब जीवन किसके पीछे, यानी उनके सहयोग करने में, या कहा जाए तो उसका यानी मदद करने में, यानी पूरा मतलब अपने आप को झोंक देते थे। कौन? दास। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें अगर हम लोग बता दें कि इब्न बतूता के अनुसार बाजारों में दास अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बिकते थे। यानी दास जो है जैसे सामान बिकते हैं मार्केट में, उसी तरह जो है दास मतलब खुलेआम बिकते थे। दास मतलब समझ रहे, कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, समझे, उसमें बिकते थे, और नियमित रूप से भेंट दिए जाते थे। यानी ये उपहार के रूप में जो है लोगों को दिया जाता था। ठीक है, आपके काम करने के लिए, आप जो भी अपना काम कीजिएगा वो आपका पूरा सारा काम करेंगे। ठीक है, वो दास जो है भेंट के रूप में दिया जाता था लोगों को। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। जब इब्न बतूता ने सिंधु पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे।
कौन? देखिए इब्न बतूता जब सिंध पहुंचा तो उसने तो उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को क्या नहीं भेंट में देने के लिए घोड़ा खरीदा, ऊंट खरीदा, उसका दास खरीदा। ये खरीद करके जो है दिए किसको? इब्न बतूता के अनुसार सॉरी हाँ, जब यानी इब्न बतूता कहाँ सिंध पहुंचा, उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ये देने के लिए वो दास खरीदा, घोड़ा खरीदा और इन चीजों को जो है उपहार के रूप में दिए किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। चलिए आगे देखेंगे, जब मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर की किसामिस तथा क्या थे यानी बादाम के साथ एक दास और घोड़ों भेंट के रूप में भी दिया। वहां भी जो है भेंट के रूप में क्या दास को दिया जाता था, ठीक है, उसके सेवा करने के लिए, पूरा यानी सेवा करने के लिए, यानी जो अपने पूरे जिंदगी में सेवा उसको जो है क्या सेवा कर देंगे, जिसके बाद अगर बेच दे तो वो क्या होगा, उसका सेवा करते थे। चलिए इब्न बतूता ने बताता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या था नसीरुद्दीन नामक एक धार्मिक प्रवचन के प्रसन्न हो से होकर उसे 1 लाख यानी 1 लाख टके यानी मुद्रा 200 दास दिए थे। कितना आप बताइए? इब्न बतूता की सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न होकर, यानी ये नसीरुद्दीन से ये प्रसन्न होकर उसे 1 लाख एक मुद्रा दिया था, यानी पैसा दिया था, और 200 दास दिए थे। क्या करने के लिए? उपहार दिए थे उसको। बताइए 200 दास। चलिए आगे देखेंगे इसका चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन भी निपुण थे, यानी गाते भी थे और संगीतियां वगैरह सारा चीज भी वो जो है करते थे। इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर अनेक प्रदर्शन से खूब अनगिने क्या थे यानी आनंदित हुआ, और तथा सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को यानी नियुक्त करता था। ओके, तो ये इन चीजों को आप लोग जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए प्रयोग में लाया जाता था। क्या करने के लिए लाया जाता था? उसको घर के कामों के लिए उसको जो है प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से पालकी या क्या डोली महिलाओं या पुरुषों को ले जाने के लिए काम करते थे, इसको यानी दासों को लेकर के। हाँ, दासों का मूल्य उन दासियों की तुलना में बहुत कम था जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए होती थी, इसलिए अधिकांश परिवार उनको रख पाने में समर्थन थे। ठीक है, चलिए तो उससे यानी घर के काम लिए जाते थे, और खास करके जो है क्या यानी पुरुष और स्त्री को जो है यानी लाने में इसका काम जो है ढोने में काम होता था, डोली उठाने में, महिला या पुरुषों को ले जाने में काम लेते थे इसका दासों का। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। बर्नियर द्वारा उल्लेखित शिल्प कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए तथा इसकी तुलना अध्याय में वर्णित शिल्प गतिविधियों से करना है आपको। देखिए बर्नियर द्वारा जो उल्लेखित शिल्प कार्यों का है उसका सूचीबद्ध आपको करने बोल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए हम लोग आगे इसको देखते हैं क्या कहलाता है कि इस उदाहरण में बंदूकें बनाना तथा सोने के आभूषण बनाना आदि शिल्प कार्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस अध्याय में बंदूक बनाना तथा सोने का आभूषण बनाना शिल्प कार्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय कारीगर इन्हें बड़ी निपुणता तथा यानी कलात्मक ढंग से बनाते थे, और ये उत्पादन इतने सुंदर होते थे कि बर्नियर भी इन्हें देखकर हैरान रह गया था, और वह कहता है कि यूरोप के कारीगर भी शायद इतनी सुंदर वस्तुएं बना पाते हो। यानी कौन? इब्न ऑफ द फ्रांसिस बर्नियर कहते थे कि इतने अच्छे से सुंदर ढंग से कलाएं करते थे, और हाँ देखकर हैरान हो गया, और वह कहता है कि यूरोप के कारीगर भी शायद इतने अच्छे नहीं बना सकते थे। भारतीय कारीगर जो बहुत बड़ी निपुणता तथा कलात्मक ढंग से यानी बनाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसको। देखिएगा आगे पॉइंट इसका क्या है, तुलना करना है। इस अध्याय में वर्णित अन्य शिल्प गतिविधियों से आपको तुलना करना है। क्या है यानी काशीदागाड़ी, चित्रगाड़ी, रंग रोमन कार्य, बढ़ीगिरी, कपड़े सीना, जूते बनाना, रेशम, हाँ जरी और बारीक मामला क्या है यानी मलमल का काम। उसके बाद क्या है, सोने की बर्तन बनाना। ये सभी गतिविधियां राजकीय कारखानों में चलती थी, और ये बर्नियर इन कारखानों को शिल्पकारों की कार्यशाला क्या होगा यानी कार्यशाला कहता था। क्या कहता था? शिल्पकारों की यह कार्यशाला कहता था। ठीक है, ये शिल्पकार प्रतिदिन सुबह कारखाने में आते थे और पूरा दिन काम करने के लिए यानी बाद शाम को अपने घर अपने घर चले जाते थे। आप बताइए। चलिए तो इन चीजों को अच्छे से आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो था आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहलाता है कि विश्व के सीमा रेखा मानचित्र पर उन देशों को चिन्हित कीजिए जिनकी यात्रा इब्न बतूता ने की है। कौन सी है? समुद्र को उसने पार किया होगा, समुद्र को उसने पार किया होगा।
तो बताइए विश्व के सीमा रेखा मतलब क्या करना है, सीमा रेखा मानचित्र पर उन देशों की चिन्हित करना है आपको जिनकी यात्रा इब्न बतूता ने किया है, जिनकी यात्रा कौन किया है, इब्न बतूता के द्वारा किया गया है, और समुद्र की उसने समुद्रों को उसने पार किया है, कौन कौन सा उसको चिन्हित करना है। तो हम बता दें आपको, देखिए संकेत क्या दिया है कि 1322 से मतलब 1333 तक भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले इब्न बतूता ने मक्का की तीर्थ यात्रा किया। किसका पहले यात्रा किया, मक्का का किया। उसके बाद सीरिया का, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका तटीय व्यापारी बंदरगाहों की यात्रा किए कर चुके था। 1342 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के आदेश पर वह सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया। उसके बाद भारत में उसने मालाबार तट के मालदीव की यात्रा की। उसके यात्रा मतलब क्या हुआ, वृत्तांत की तुलना 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चीन तक का यात्रा करने वाला मार्क पोलो की यात्रा वृत्तांत से की जाती है। इन चीजों को जो है जहां ये सारा जो इराक, फरास, यमन, ओमान, ये इन सभी चीजों का जो है वो मतलब क्या किए थे, भ्रमण किए थे। तो इन चीजों को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको इतना चांस नहीं है पूछने का, लेकिन ये जितने सारे क्वेश्चन ऊपर में आपको करवाए हम, इन सभी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास में आज सभी क्वेश्चन को अच्छे से भी आप लोग यानी नोट कर लिए होंगे, और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर किए होंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको चाहिए कि अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए बताइए आप लोग को इससे पहले खुद से आप लोगों को कितने क्वेश्चन से आप जो है यानी सॉल्व कर पाए होंगे खुद से, ये आप लोग हमें बताइए कमेंट करके। चलिए तो डियर स्टूडेंट, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।